वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वीवी गिरी जी को वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनाने में मदद करी थी, और कांग्रेस में उन्होंने सिंडिकेट के ग्रुप को साइड करके अपना एक नया ग्रुप बनाकर एक नई पार्टी बना ली थी, कांग्रेस ओ, पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट वाली, और कांग्रेस आर, कांग्रेस रेक्यूजिशनिस्ट कहते थे उसको, इसको कहते थे न्यू कांग्रेस, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। लेकिन अभी भी अर्पित ये डिबेट रिजॉल्व हुई नहीं है ना कि देश की राजनीति में पहचान किसकी होगी। वो तो हम जानते हैं ना आज के समय में बैठे हुए, लेकिन उस जमाने में अभी ये डिबेट रिजॉल्व हुई नहीं है ना। क्योंकि अर्पित, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि काफी सारे लोग, मतलब सिंडिकेट को भरोसा था कि कांग्रेस ओ देश में टिकी रहेगी, और इंदिरा गांधी जी को सब मतलब भरोसा था कि कांग्रेस आर टिकी रहेगी, राइट? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से। अब ये तो इसके लिए क्या टिका रहेगा क्या नहीं टिका रहेगा, रागनी मिसबा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? इसके लिए तो सिर्फ एक चुनाव ही रणभूमि हो सकती है। क्यों अर्पित? इलेक्शंस आएंगे तभी तो पता लगेगा कौन सी पार्टी टिकी रहेगी नहीं टिकी रहेगी। ख्वाब तो हर पार्टी के होते हैं कि हमारी पार्टी लोकसभा में आ जाए, मेजोरिटी पार्टी बन जाए और हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा लेकिन हो पाता है क्या? नहीं। देखते हैं अब इस चीज को। 1971 के इलेक्शन एंड कांग्रेस का रिस्टोरेशन। 1971 के इलेक्शन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस के अंदर, क्या मुझे कोई बता सकता है कि कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ उसके पीछे मेजर मेजर दो रीजंस क्या थे? जल्दी बताओ। कोई भी दो या तीन रीजन बताओ अपने हिसाब से, जल्दी बताओ। नंबर वन, थप्पड़ पड़ेगा। ये वो चल रहा है, ये आधुनिक भारत चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी। कांग्रेस के अंदर स्प्लिट जो हुआ 1967 में, तो बताओ। यहां पर 1967 की मैं बात कर रहा हूं। सिंडिकेट और इंडिकेट भूल गए, इनके बीच में टसन। सिंडिकेट का ये मानना डैट मिसेस गांधी कैसी हैं, कैसी हैं, गूंगी गुड़िया। और रीजन दो जरा मुझे, दो तीन रीजन और दो जरा इसके स्प्लिट के। अब तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पूरी डिटेल इतना चैप्टर वर्ड टू वर्ड गला फाड़ फाड़ के करवाया है। बताओ, तभी तो आगे हम बात कर पाएंगे कि स्प्लिट होने के बाद हुआ क्या और क्या रीजन थे स्प्लिट होने के। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें सबको ये प्रूव करना था इसमें कि हमारा सिलेक्टेड, हमने जो जिस कैंडिडेट को चुना है क्या वो बनेगा या फिर कोई और बनेगा, है ना? तो सिंडिकेट अपना ले आए और ये इंदिरा गांधी जी अपना ले आई। ठीक है। सिंडिकेट किसको लेकर आए थे, किसको बनवाना चाह रहे थे? ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जी को। और इंदिरा गांधी जी किसको बनवाना चाह रही थी? वीवी गिरी जी को। बना कौन? वीवी गिरी जी। अच्छा, जिस टाइम पर जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी तो उस टाइम पर जो वैकेंसी आ गई थी उसको किसने संभाला? प्रेसिडेंट में जो वैकेंसी आ गई थी उस टाइम के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन था हमारे देश में? वीवी गिरी जी। ठीक है। मुझे एक बात बताओ जरा अर्पित, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हमारे देश में एक रोल ऑटोमेटिकली एक और संभालता है, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो उसको खैरात में एक चीज और मिल जाएगी फ्री की। क्या होती है वो चीज? राज्यसभा में यही गलती होती है। देखो, राज्यसभा में स्पीकर नहीं बोलते हम लोग घर पे, तो राज्यसभा का चेयरमैन बोलते हैं। मतलब वर्ड यूज नहीं होता। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, वर्ड यूज नहीं होता बस अर्पित। होता वही रोल है, सब कुछ वही फंक्शंस हैं। स्पीकर वर्ड सिर्फ लोकसभा के लिए सीमित है बस। सेल, हाँ सेल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये वाली बात ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैंने विजन के टेस्टों में ऐसी गलती करी हुई है इनिशियल अपने अटेम्प्ट्स जब मैंने दिए हैं। क्या मुझे ये बताओ, अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं गंभीर तरीके से, तो जैद मुझे ये बताओ, अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर ऐड करता है राज्यसभा के चेयरमैन की तरह, उसको सैलरी दोनों की मिलती है, सिर्फ एक एक पोस्ट की मिलती है? सब लोग क्या बोल सकते हैं इस पे? डबल से मतलब दोनों पोस्ट की सैलरी मिलेगी कि एक की? देखो, पता है तो बोलो, मतलब ये नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे, पॉलिटी में तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होता कुछ भी। एक की मिलती है। अब एक बार बताओ जरा, कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ऐड कर रहा है अर्पित, तो ये थोड़ी ना है कि उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलने लगेगी।
यू आर एक्टिंग फॉर 2 days और वो करके, तो ये थोड़ी ना बोलोगे 2 दिन के लिए मैंने उनका घर संभाला था, मुझे भी इसके पैसे चाहिए। पॉलिटी में भिखमंगापन नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पर सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों ने बता दिया इसका आंसर, अच्छी चीज़ है, लेकिन इस स्टेटमेंट की फॉर्म में कभी कभार ये चीज़ आ जाए ना तो सोचने पे कुछ कुछ चीज़ें मजबूर कर देती है हमें, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब लेकिन बात करते हैं जो स्प्लिट हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से स्प्लिट हुआ। येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन ऑफिस with the issue of the support of few other parties including the Communist Party of India and the DMK। क्या मुझे कोई DMK की फुल फॉर्म बताएगा? वेरी गुड, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। और आगे चलकर जो इस पार्टी का एक और पार्टी बनेगी AIA DMK, मैंने बताया था आपको इसका मतलब, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। इस पीरियड पर जो गवर्नमेंट जो थी उसने कॉन्शियस एफर्ट अटेम्प्ट मारे कि वो अपने आप को ऐसी पार्टी दिखाई, याद है कि हम जो हैं वो सोशलिस्ट हैं, हम जो हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, और शाइनी याद है दूसरे कांग्रेस ओ को इंदिरा गांधी जी दिखाना चाह रही थी कि ये लोग जो हैं दे आर राइटिस्ट और ये कैपिटलिस्ट है। अब हमारे देश में जिस तरीके की जनता है, और अर्पित 1970s में जिस प्रकार की जनता रही होगी, आज भी चलो 2022 भी मान लो, चाहे 1970s या लेट 1960s मान लो, तो अर्पित हम लोग किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बेसिस पर हो या फिर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बेसिस पर हो? अगर हमारे पास चॉइस ही दो है, हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए ज्यादातर जनता किसकी तरफ शिफ्ट होगी? क्यों, ऐसा क्यों? सोशलिस्ट क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा देश क्या है, कैसी कंट्री है? कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री में ज्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं, सोशल गुड्स जो होते हैं, अगर सरकार उनको बांटे तो वो फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैपिटलिस्ट में एक चीज हो जाती है अर्पित, अच्छी क्वालिटी के बहुत ब्रांडेड चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज इतनी अच्छी होती तो मुझे एक बात बताओ अर्पित, क्या अमेरिका में गरीबी है कि नहीं है? बिल्कुल भी। क्या मैं ऐसा कह सकते हैं अमेरिका में 0% है पॉवर्टी की, कोई गरीब नहीं है काफी हद तक है, पता है, चोरी चकारी वहां पर बहुत ज्यादा होती है। और ऊपर से आप सबको पता है, अगर मैं आपको एक यहां पर टॉपिक सेट कर एक बात बताऊं, अमेरिका में क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स है, कितने मौलिक अधिकार है? कितने? एनीवन, कोई आइडिया ले लो, ऐसे ही नंबर ले लो कोई आपको जो ठीक लगे, कोई भी एक नंबर गैस कर लो। गैस करने में भी मौत हो रही है सालों तुम लोग की हैं। 7 और बाकी अमेरिका में कितने फंडामेंटल राइट्स है, कितने मौलिक अधिकार हैं? किसने बोला 11? सौगंधा आपने, है ना? देखो अमेरिका में 19 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे खतरनाक समक्ष कौन सा? राइट टू कैरी गन। राइट टू कैरी गन, बंदूक रखना एक फंडामेंटल राइट है वहां पे। अच्छा, हमारे देश में राइट टू कैरी गन एंड वेपन कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है? कौन से? मतलब जो अभी 6 फंडामेंटल राइट बच गए उसमें से हम कहां फिट करेंगे राइट टू कैरी गन वेपन्स? थप्पड़ पड़, कल्चरल एजुकेशनल राइट है ये। अच्छा, ये राइट ही नहीं है। तुम लोग क्या ये कल्चर के नाम पर ये तलवारें लेकर भागते हो, ये भाला लेकर दौड़ते हो किसी के पीछे? देखो, सिख लोगों को जो अलाउड है वो एक स्पेशल सरकमस्टांस है। उनके 5 कंसेप्ट होते हैं। ये वाली बात मैं आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के चैप्टर में बता चुका हूं। 5K का कंसेप्ट होता है, कच्छा, कृपाण, कड़ा, कंगी और केश। दिवजोड़, एम आई राइट? सही बोल रहा हूं ना? कच्छा, कृपाण, कंगा, केश एंड कड़ा, है ना? ये 5K का कंसेप्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग ये जो कृपाण है वो है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो तलवार लेकर और हर जगह वो कैरी हो सकता है, ये चीज नहीं है दिवजोत। ये चीज सही है ना कि तलवार अलाउड नहीं है, कृपाण और उसमें फर्क होता है। तलवार बड़ी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि फिर उसके नाम पर, कृपाण के नाम पर, या फिर अगर ये जो राइट दे रखा है, जो सिख लोग हैं वो किसी भी तरीके का वेपन लेकर घूमे, ये भी नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पे लेकर घुसे, 6 फुट का भाला लेकर घुस गए, ये भी नहीं होना चाहिए। चलते प्लेन में अगर मार दिया तो शीशों में लग गया जाकर तो
एक पिन साइज का छेद भी ना प्लेन को ऐसे ऐसे हिला सकता है, जैसे मियंडरिंग रिवर होती है ना, ऑक्सबो लेक बनती है जैसे, ऐसे हिला देगा प्लेन को। ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल्सो अ फेस जब इंदिरा गांधी जो थी वो ताबड़तोड़ तरीके से कैंपेन कर रही थी एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे? लैंड सीलिंग, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना, ये सारी की सारी चीजें। और यहां पर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जो थी उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम और जिम्मेदारी इंदिरा गांधी जी ने संभाली। अब लैंड सीलिंग के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां पर देखो, जो लैंड सीलिंग है ना, सीलिंग का मतलब क्या होता है? बंद। नहीं नहीं नहीं, सीलिंग का मतलब बंद नहीं होता, समझ। सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट लगा देना। यानी कि अर्पित मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैक्सिमम एक कैप लगा दिया गया कि इससे ज्यादा पर्सन लैंड ओन नहीं कर सकता है। अब इसमें पता है क्या दिक्कत क्या हुआ? अगर आप लोगों को कभी भी किसी एग्जाम के मेंस में लूप होल्स लिखने पड़े ना, लूप होल्स जानते हो ना, ड्रॉबैक या फिर इस एक्ट में कमी क्या रह गई थी, ये वाला एक्ट ना अच्छी तरीके से हमारे देश में इंप्लीमेंट नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत ऐसा बोला गया, अर्पित आप पापा मम्मी वगैरह भाई बहन वगैरह मिलाकर कितने लोग हो जो कि सगे हो? मतलब एक बड़े भैया हैं, ठीक है, आप लोग 4 लोग हो। तो मान लेते हैं ये हैं आपके फादर, ये हैं आपकी मदर, ये अर्पित आप हो, और भाई, भाई का नाम क्या है? अंकित। ये अंकित है और ये आप अर्पित आप हो, ओके। और ये फादर मदर। अब क्या है, मान लो कि लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत अर्ली 1970s या लेट 1960s में ये बोला गया है कि एक पर्सन के नाम पर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना इसको सब लोग, और ये वाला एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। अब आपके खानदान में ना जो जमीन है वो 25 एकड़ है। अब आपके पापा को ये डर है कि यार ये जो 20 एकड़ है ये चली जाएगी, तो उन्होंने क्या करा, चालाकी से 5 एकड़ अपने नाम, 5 एकड़ बीवी के नाम, 5 एकड़ छोटे बच्चे के नाम, 5 एकड़ बड़े बच्चे के नाम, और 5 एकड़ किसी रिश्तेदार के नाम, ये करवा दी। अब ये वन ऑफ द लूप होल था कि लैंड सीलिंग इंप्लीमेंट होए तो कैसे होए। और फिर यानी कि चलो आपकी यहां तो बात हो गई कि एक परिवार की वो चीज करना, लेकिन आप कहोगे कि सरकार फिर इसमें कुछ आनाकानी नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती थी। टेक्स्ट ऐसा था इस लॉ का जो बना था ये लैंड सीलिंग एक्ट, कि उसमें ये लिखा था पर पर्सन। अब पर पर्सन चाहे वो परिवार का हो, चाहे मैं किसी के नाम कर दूं, चाहे मैं बाहर वाली के नाम कर दूं, चाहे अपने घर वाली के नाम कर दूं, और मुझ जैसा तो 99 बीवी से कम रखने का सोचा ही ना। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट तो मेरे जैसों के ऊपर तो इंप्लीमेंट, मैं तो बड़ की खुश कि सारी खुश होंगी, 5-5 एकड़ सबके नाम कर रहा हूं, सबके पास इक्वल राइट है मिसेस दुबे होने का। तो इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस, मतलब एक ये चीज हुई कि लैंड सीलिंग एक्ट जो है इन्होंने काफी ज्यादा इसके लिए कैंपेनिंग करा। लेकिन मैंने आपको टॉपिक से हटकर थोड़ा सा इसके लूप होल्स बता दिए। क्या आप जानते हो ये लूप होल्स और लैंड सीलिंग वगैरह आपको कहाँ आ सकता है? दिस कैन कम इन जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। हम नितिन सिंघानिया में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज मैंने आपको आज कवर करवा दी है जो कि वहां पर आपका टाइम बचा लेगा, ये लैंड सीलिंग वाली चीज। ये एग्जाम्पल को प्लीज कभी मत भूलना कि इसके अंदर सबसे बड़ा लूप होल ये था, इसको ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी के अंदर, पीपल जनरली रजिस्टर्ड द नेम्स ऑफ द लैंड इन नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। द टर्म्स या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट या शेयर ऑफ द लैंड इन द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स और इन द नेम्स ऑफ देयर लव्ड वंस, उनके नाम पे लिखवा लेते थे बड़े बड़े जमींदार वगैरह, ताकि जमीन, एक बार बताओ ना, अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर किसी पड़ोस की बीवी से मेरा अफेयर चल रहा है तो उसके नाम पे मैंने करवा दी जमीन। अब मुझे पता है उसने कौन सा मेरे को छोड़कर जाना, छोड़कर गए भी तो मैं उसके घर के आगे कबीर सिंह, या फिर वो गायब, ठीक है। तो वो मेरा बस जमीन बची रहनी चाहिए, चाहे कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार हूं मैं एज अ जमींदार, जमीन नहीं जानी चाहिए। ये वन ऑफ द लूप होल था कि लैंड सीलिंग एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सका। क्योंकि आप ये मानो कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता तो हरियाणा, यूपी और पंजाब, यहां पर पक्का दिवजोत कुछ कोई ना कोई किसान ऐसे है ना कि जो किसान सिर्फ नाम नाम के, लेकिन उनके पास जमीन के नाम पर अरबों खरबों रुपए हैं, इतनी इतनी जमीन है उनके पास। हम सब जानते हैं ये वाली बात।
चंडीगढ़ में ऐसी ऐसी कोठियां कि दिल्ली वाले सपने में भी ना सोच सके ऐसा घर बनाने बनाने का कभी जिंदगी में। इतने इतने उनके महंगे रेट। कहने को किसान है, अब किसान का मतलब हमें तो वही दिखता है कि हम इकोनॉमिक्स की बुक में वो जो फोटो देखते हैं आशिमा नहीं, कि लाचारा बेचारा सा धरती पर ड्रॉट बना हुआ है और एक लाठी लेकर बैठा हुआ धूप में किसान। पंजाब का किसान WWE में जाने के लिए रेडी है, ऐसी हेल्थ हो रखी है नहीं देवजोत। तो इन ऑर्डर टू एंड डिपेंडेंस ऑन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और अपनी पार्टी की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और अपने प्रोग्राम्स में पॉपुलर मैंडेट पाने के लिए, अपने प्रोग्राम्स मतलब कि जैसे लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह या जो भी इन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन वगैरह करा, 14 पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने दिया, 10 पॉइंट वर्किंग प्रोग्राम दिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। ये पॉपुलर मैंडेट का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पॉपुलर मैंडेट? पॉपुलर क्या होता है पॉलिटिक्स में? पॉपुलर मतलब क्या? फेमस होना, जनता का समर्थन। पॉपुलर वर्ड का मतलब होता है जनता, ठीक है? ये वाली बात याद रखना, पॉपुलर का मतलब ना जनता होती है, सिटीजन। पॉलिटी में कई कई सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को जानते नहीं है। और मैंडेट का मतलब अर्पित आप जानते हो, मंजूरी देना, यानी कि जनता की मंजूरी, तभी तो टिक पाओगे, है ना? अब जैसे आजकल दिवजोत, आशिमा, हम सबको पता है जितने दिल्ली वाले हैं, एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, ये क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं हमसे? क्या लेने की कोशिश? पॉपुलर मैंडेट। और पॉपुलर कौन है इस टाइम पर? केजरीवाल। मैं, जनता, केजरीवाल। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने रिकमेंड करा एक चीज दिसंबर 1970 में, टाइम रह गया था अभी सरकार को, लोकसभा को डिसोल्यूट होने में, कि लोकसभा डिसॉल्व करी जाए। अब ये बड़ा एक सरप्राइजिंग और बोल्ड मूव था। यानी कि ये एक ऐसी चीज है अर्पित कि आपके घर पे हल्की सी सीलिंग या दरार पड़ी हुई है, पापा ऐसे पहले बोलते थे कि बड़े भैया की जब तेरी शादी होगी तब हम ये ऊपर वाला फ्लोर तोड़वाकर दोबारा बनवा लेंगे। लेकिन कोई बात ही नहीं थी अभी दूर दूर तक शादी की, अभी तो सब जॉब कर रहे हैं, हल्की सी एक सीलन पड़ी और उन्होंने पूरा फ्लोर तोड़वा दिया वक्त से पहले। कुछ ऐसे इंदिरा गांधी ने करा लोकसभा की टर्म्स में, और काफी सारे लोग शॉक हो गए। अब लोकसभा को डिसॉल्व करने का मतलब अर्पित क्या था? अर्ली डिसॉल्व अगर हो गई है, कुल मिलाकर चाहे अर्ली हो गई चाहे लेट हो गई, डिसॉल्व का मतलब तो डिसॉल्व है। मैं यहां से आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आपको लक्ष्मीकांत में मदद करेगी। मुझे यह बताओ, ऐसी दो सिचुएशंस बताओ जब लोकसभा डिसॉल्व हो सके, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सके। एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? क्या मुझे कोई समझा सकता है? किसी को नॉलेज नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट में बैठा हूं। ये हम बाद में बात करेंगे जब पार्लियामेंट वगैरह का चैप्टर आएगा हमारी लक्ष्मीकांत में, लेकिन अब कनेक्टेड चीजें तो इसलिए मैं बता रहा हूं। जिसको पता है वो बता दो, जिसको नहीं पता तो मैं हूं ही सपोर्ट में। बताओ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है जिसको पता है? वेरी गुड, पहली वेरी गुड, कि 5 साल पूरे हो गए। अच्छा, ये 5 साल देखा कैसे जाता है अब इसमें? हाँ, जिस टाइम पर अर्पित प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल ने शपथ ली होती ना, यहां से लेकर 365 डेज इंटू 5, क्या अब इसमें मैं ठीक बोल रहा हूं? ये वाली चीज 5 साल हो गए ना। और दूसरा क्या होता है? डिसोल्यूशन बाय डिस्क्रिशन। और ये डिस्क्रिशन किसके हाथ में होता है? ये डिसॉल्व कौन कर सकता है लोकसभा को? जनता। ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकता है पीएम के ऑर्डर पर। तो हम ये जो केस है नीचे वाला जो इंदिरा गांधी जी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा डिसॉल्व कर दी, इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन या फिर डिसोल्यूशन टू द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। केस 1 के केस 2? केस 2। ये वाली बात मैंने क्यों बताई? शाइनी, आप और बाकी सब लोग ये वाली बात याद रखना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एंड यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, प्लस लोकसभा प्रोटोकॉल एंड राज्यसभा के प्रोटोकॉल के अंदर अगर ये वाली चीज आए तो वो ये पूछ सकते हैं अर्पित कि दिसंबर 1970 के अंदर जो लोकसभा बर्खास्त करी गई वो किस प्रोसेस से थी? ठीक है, उसके लिए हमें टाइमलाइन और ये सब पता होना चाहिए। ओके, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, इट रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन दिसंबर 1970। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग और बोल्ड मूव था।
अच्छा, ये रिकमेंड करा तो रिकमेंड किसको करा इन्होंने? ये किसको रिकमेंड करा होगा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो? जल्दी जल्दी बोला करो यार, हाँ जल्दी जल्दी बोला करो, सोचा नहीं करो। प्रेसिडेंट। और अब क्या होगा जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है अर्पित? क्या हम ब्लैंक छोड़ दें सब कुछ कि छोड़ो अब, जब तक अब एक इन्होंने जल्दी कर दी तो जितने महीने बचे थे इनको उसके बाद हम लोग चुनाव करवाएंगे, फिर चुनाव इमीडिएटली हो जाएंगे? इमीडिएटली होंगे। तो हमारे देश में अब होने जाएंगे, अब देखने को मिलेंगे हमें 5th जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, जिसको कंडक्ट करवाया गया फरवरी 1971 के अंदर। लेडी काफ़ी चालाक थी, बहुत ज़्यादा दिमाग इनके पास था, और इन्होंने ये सोचा कि इस टाइम पर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं और लोकसभा को डिसॉल्व करना मेरे फायदे की बात है। अब देखते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, जो इलेक्टोरल कंटेस्ट जो हुआ, यहां पर हमें ये चीज़ दिखती है कि इट अपियर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। लग रहा था कि कांग्रेस आर के खिलाफ जा रहे हैं चुनाव, क्योंकि ये जो नई कांग्रेस जो थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पार्टी के एक फैक्शन ग्रुप ही तो था। इट वॉज जस्ट वन फैक्शन। यानी कि क्या हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्टोरल कंटेस्ट कैसा लग रहा था? सब लोग क्या कह रहे थे, एक्सपर्ट्स वगैरह, कि किसके खिलाफ जा रहा है? पॉलिटिकल हवा, पॉलिटिकल माहौल, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर किसके खिलाफ है? सिंडिकेट वाले ग्रुप के खिलाफ या इंदिरा गांधी के ग्रुप के खिलाफ? इंदिरा गांधी, आर वाली इंदिरा गांधी है, ओ ओल्ड है, सिंडिकेट वाली। हाँ, तो सबको लगा कि इंदिरा गांधी हार जाएगी, कि इसने अलग कर लिया अपने आप को कांग्रेस वगैरह से। हर किसी का यह मानना था, एवरीवन बिलीव दैट रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो कांग्रेस पार्टी की है ना, वो कांग्रेस ओ की कमांड पे चलती हुई आई है और वैसे ही चलती रहेगी। और कांग्रेस ओ किसकी है? कांग्रेस ओ किसकी है? सिंडिकेट्स की। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, जो मेजर नॉन कम्युनिस्ट जो जितने ग्रुप्स थे सारे के सारे, नॉन कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, इन सब ने एक इलेक्टोरल अलायंस बनाई। यानी कि कांग्रेस आर के खिलाफ फिर से एक क्या आइडियोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर आई हमें। नॉन कांग्रेसिज्म फिर से हावी है इन चुनाव के अंदर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस इलेक्टोरल अलायंस से? बोल सकता हूं। और इस बार इस ग्रुप को, इस संगठन को नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। अगेन ये वही चीज है जो 2024 की रणनीति को चलने के लिए आजकल कौन सा पॉलिटिकल नेता लगा हुआ है ये सब काम करने, सबको जोड़ने के लिए बीजेपी के खिलाफ? नीतीश कुमार। सेम वही चीज है ये। और वो भी जो एक अलायंस बनाने का सोच रहे हैं सारे अलग अलग लोगों को जो कि टूट गए, बिखर गए हैं, यही चीज है। यानी कि नीतीश कुमार इस जमाने के अगर हम कंपेयर करें तो राम मनोहर लोहिया कह सकते हैं उन्हें, राइट अर्पित? है ना? लेकिन अब एक बार हम नॉन कांग्रेसिज्म देख चुके हैं राज्य के लेवल पे, इस बार नॉन कांग्रेसिज्म का बोलबाला हमें अर्पित कहां देखने को मिल रहा है? किसके इलेक्शंस में, किसके चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में। ऐसा बोलो कि प्रधानमंत्री, हाँ इस बार ही टारगेट, लास्ट टाइम नॉन कांग्रेसिज्म फेल कर गया था, इंदिरा गांधी ने फिर भी कैसे भी करके सरकार बनाई ली थी। लेकिन इस बारी अब कांग्रेस के ही, मतलब मेन ना, और कोई यहां पर देख ही नहीं रहा किसी और पार्टी को। अब डिबेट जो चल रही है ना, वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रही है, समझ रहे हो? ओल्ड कांग्रेस वर्सेस न्यू कांग्रेस। और यहां पर एक इलेक्टोरल अलायंस बन गई। और इस ग्रैंड अलायंस में कौन कौन शामिल था? अब ये वाली बात देखो, थोड़ी सी राजनीतिक बात हो जाती है, लेकिन यार स्टेट पीएससी के लिहाज से ये चीज इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में देयर इज नॉट इवन 0.1% चांसेस कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टी थी। यूपीएससी कभी इस प्रकार के पार्टी या लीडर्स के नाम के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बिल्कुल ही उसके अपोजिट जाकर स्टेट पीएससी पूरा पूरा पूछते हैं। इन समक्ष आप भी याद रखना, सीबीएसई के परस्पेक्टिव से आपको ये चीज अब बोर्ड में देखने को मिल सकती है। ग्रैंड अलायंस कोई ऐसी वैसी फालतू अलायंस नहीं थी। इसके अंदर कितनी पार्टीज हम सबको पता होना चाहिए। एक है एसएसपी, मैं इन सबकी फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, आई रिपीट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ, ये भारतीय जनसंघ है ना, आज के जमाने में क्या है ये? यही बीजेपी है, ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी और भारतीय क्रांति दल, इसको बीकेडी भी बोलते थे। ये सब एक साथ आए एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत्र छाया के नीचे, और इस छत्र छाया का नाम क्या था? ग्रैंड अलायंस। रूलिंग पार्टी की जो अलायंस थी वो सीपीआई के साथ थी, ठीक है।
लेकिन ये जो नई कांग्रेस थी, मुझे फिर से बताओ नई कांग्रेस का नाम शाइनी क्या है? कांग्रेस आर की कांग्रेस ओ? नई कांग्रेस क्या है? आर। आर की फुल फॉर्म क्या है? आर आर रेक्यूजिशनिस्ट। रेक्यूजिशनिस्ट। उसके बाद येट द न्यू कांग्रेस इट हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट्स लैड। लेकिन नई कांग्रेस के पास यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि एक चीज थी जो कि दूसरे इनके विरोधी दल की पार्टीज के पास नहीं थी। एक इशू, एक एजेंडा और एक पॉजिटिव स्लोगन। तीनों चीजों को जानते हैं कि इशू क्या था इसके पास, एजेंडा क्या था और पॉजिटिव स्लोगन क्या था। ग्रैंड अलायंस सबको एक छत्र छाया के नीचे लाने में कामयाब तो हो गए ये ग्रैंड अलायंस बनाकर, लेकिन एक ठोस इनके पास कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। इंदिरा गांधी ने कहा, एक लाइन इसकी बड़ी फेमस हो गई थी जो मैं बोलने जा रहा हूं। इंदिरा गांधी जी कहती थी, ऑपोजिशन सेज, ऑपोजिशन अलायंस का ये कहना है, उनका सिर्फ एक ही कॉमन प्रोग्राम है, इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। ये बोलती है, मेरा कहना है अभी मेन जो हमारे सामने समस्या है दोस्तों, इंदिरा हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। रिमूव पॉवर्टी एंड सेव द कंट्री, इनका स्लोगन ये था कि अपोजिशन सेज इंदिरा हटाओ, आय से गरीबी हटाओ। उसके बाद उन्होंने पब्लिक सेक्टर पे काफी ज्यादा एम्फसाइज करा, फोकस करा। हर एक पार्टी चुनाव से पहले अपना एक पर्चा लाती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, इलेक्शन मैनिफेस्टो। उसमें इन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग पब्लिक सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे, रूरल लैंड होल्डिंग्स पे हम लोग इम्पोजिशन लगाएंगे, सीलिंग की, लैंड सीलिंग की, और अर्बन प्रॉपर्टी पे भी हम लोग इनकम और अपॉर्चुनिटी जो है उसके बीच में जो डिस्पैरिटीज, जो इनइक्वालिटीज है उसको रिमूव करेंगे, और प्रिंसली स्टेट्स को जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं इसको भी कंप्लीट तरीके से बैन करेंगे। और इन प्रिंसली स्टेट्स की प्रिविलेजेस को शाइनी क्या बोला जाता था? प्रीवी बर्ड्स। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने ट्राई करा कि वो एक सपोर्ट बेस जनरेट कर सके अमंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स, स्पेशली अमंग लैंडलेस लेबरर्स, दलित एंड आदिवासी, माइनॉरिटी, विमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो क्या इसकी पार्टी और इनकी पार्टी का एजेंडा और इनका फोकस टोटल हमें लेफ्टिस्ट नहीं दिख रहा शाइनी, कि राइटिस्ट दिख रहा है? बताओ, लेफ्टिस्ट दिख रहा है ना? जो स्लोगन था ये क्या अपने आप में काफी नहीं है इस पार्टी को लेफ्टिस्ट प्रोजेक्ट करने में? बताना, गरीबी हटाओ। क्या ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन का या कैपिटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने का, अंबानी अदानी को प्रमोट करने का बात कर रही है क्या यहाँ पे? ये बिल्कुल नहीं। और जो प्रोग्राम्स थे जो इन्होंने फॉलो करे, जो इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो थे, ये इन्होंने एक सबसे बड़ी बात तो इनका जो पॉलिटिकल बेस था और जो इनका सपोर्ट बेस था वो इंडिपेंडेंट रूप से पूरे देश में प्रचलित हुआ, पूरे देश में फेमस हुआ। यानी कि सब लोग इनके इस नारे से काफी ज्यादा खुश थे, उम्मीद थी उनको। आउटकम क्या हुआ? रिजल्ट्स जो थे लोकसभा इलेक्शंस के 1971 के, दे वर एज ड्रामेटिक एज वॉज द डिसीजन टू होल्ड दीज इलेक्शंस। बहुत ड्रामा रचा यहां पर। जितना ड्रामा इन लोकसभा को अर्ली डिसॉल्व करके नए चुनाव जो करवाए गए, इलेक्शन के रिजल्ट भी कुछ ऐसे थे। इन रिजल्ट पे प्लीज फोकस करना। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं, इन रिजल्ट पे जाने से पहले हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। ये साल है, साल 1971 का, और 1971 में इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें भारत की बहुत अहम भूमिका है। क्या है वो? बर्थ ऑफ विच कंट्री? शाइनी से बेटर कौन जान सकता है? बांग्ला। इसी ने तो अपॉर्चुनिटी खोली शाइनी के लिए। क्यों अपॉर्चुनिटी? क्यों शाइनी? ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, और शाइनी का बॉर्डर पे बच्चे सप्लाई करना शुरू। तो जो कांग्रेस आर और सीपीआई की जो अलायंस थी, अभी हमने पढ़ी ना कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस और सीपीआई का अलायंस था, इट वन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन। यानी कि शुरू में नेहरू जी से लेकर, शास्त्री जी से लेकर और उनके पुराने टेन्योर से लेकर पिछले 4 जनरल इलेक्शंस में आज तक जितनी सीट और जितने वोट प्राप्त नहीं हुए कांग्रेस को, इस बारी धमाल ही कर दिया इन्होंने। ये दिखा दिया कि
महिला सशक्तिकरण होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म विमेन एम्पावरमेंट, इन्होंने ये चीज शो कर दी। इन दोनों ने कंबाइंडली, कांग्रेस और सीपीआई ने 375 सीट जीती लोकसभा के अंदर और 48.4% वोट सिक्योर करे। अगर हम सीपीआई को हटा दें 1 मिनट के लिए और सिर्फ इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर पे फोकस करें, 375 में से 375 में से 352 जो सीटें थी वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आर के पास थी। यानी कि अगर हम हमसे फिर कोई पूछे कि सीपीआई को फिर कितनी मिली, 23, ऑब्वियस ही बात है, 23 सीटें इसकी थी। ठीक है, 352 सीट्स इन्होंने जीती विद 44% ऑफ द पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन। अब कांग्रेस ओ की बात करते हैं, जो उछल उछल के इन्होंने ही तो साइड करा था इंदिरा गांधी को, तो इनको भी देख लेते हैं कि इन बूढ़े बागड़ बिल्लों के पास कितनी सीटें आई। पार्टी विद सो मैनी स्टैलवार्ड्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, दिग्गज नेता, सीनियर लीडर्स, they could manage to get less than 1/4 of the vote secured by इंदिरा गांधी पार्टी। मतलब जितनी इंदिरा गांधी जी की पार्टी ने 352 सीट जीती, उसके 1/4 से भी कम उनको मिली, सिर्फ 16 सीटें मिली। विद दिस कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, इन्होंने ये बता दिया कि भारत की राजनीति में आने वाले सालों के अंदर रियल कांग्रेस किसको कहेंगे हम लोग, कांग्रेस आर या ओ को, आर को। और इंदिरा गांधी जी की जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो वापस मिली इनको। ग्रैंड अलायंस जो बना था ऑपोजिशन का, इट प्रूव टू बी अ ग्रैंड फेलियर। कंबाइंड सीटें ग्रैंड अलायंस की कितनी पार्टी थी, 40 से भी कम, और अकेले सिर्फ इंदिरा गांधी जी की बात करें तो 352, और सिर्फ सीपीआई सिर्फ एक का साथ था, सिर्फ एक का साथ, टोटल 375 सीटें। क्या हम ऐसा कह सकते हैं अर्पित, अपने दम पे अकेले भी अगर सीपीआई को हटा दे तो थंपिंग मेजोरिटी के साथ शी वॉज इन मेजोरिटी इन लोकसभा। ठीक है, अब अगर जब भी ये मेजोरिटी में लोकसभा में आती है तो मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी के कंटेक्स्ट से एक बात बताई थी, क्या अब ये बोल्ड डिसीजन लेंगे इसके बाद देश में, अब तो इनके ऊपर, अब तो इनको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है ना, और अब तो सिंडिकेट का प्रेशर भी खत्म। अब इसके बाद 1971 के बाद आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जी जो है ना अब एंजॉय करेंगी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, जो इन्होंने इससे पहले लोकसभा को जो डिसॉल्व कर दिया था ना दिसंबर 1970 में, कभी कभार हम आशिमा बात नहीं करते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है, तोड़कर फिर से बनवा लो। तो इनको ये लगा अलग तो हम हो ही गए हैं, कांग्रेस रियल कांग्रेस से अलग होकर, आईएनसी से अलग होकर ओ अलग है, आर अलग है, अब वास्तु के हिसाब से घर बनाने हुए, तो दिसंबर 1970 में लोकसभा बर्खास्त कर दी और फ्रेश इलेक्शन से अब जो वास्तु के हिसाब से घर बनवाया, अब प्रेशर देने को ना किसी को खुश करना है, ना कोई अलायंस है, ना कोई कोलिजन की सरकार है। सीपीआई भी कल को रूठ जाए तब भी अर्पित क्या कुछ फर्क पड़ता है इस टाइम पर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और थंपिंग मेजोरिटी के साथ अब हमारी सरकार है, अब इनको कुछ भी टेंशन नहीं थी। अब इनके बाद आप देखोगे, इसके बाद 1970s से लेकर 80s तक, जब तक इनका एसेसिनेशन नहीं हो जाता, तब तक आप देखोगे इन्होंने क्या दिखाया, एक औरत क्या क्या कर सकती है। उसके बाद ही जस्ट सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शंस, मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश, जिसको हम जानते हैं ऑलरेडी। 1971 के इलेक्शंस जो थे उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो थे उसमें आपको पता ही है पूरी की पूरी टसल। वेस्ट पाकिस्तान में जो मेजर लीडर्स थे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के इलेक्टोरल वर्डिक्ट को ईस्ट पाकिस्तान के अंदर गलत ठहराया, और इंडिया ने फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जी की मदद करी और बड़े सारे लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था तो अपने दरवाजे खोले ताकि वो लोग यहाँ पर आ सकें। रेफ्यूजीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो बर्डन था उसको सहन करा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आरोप लगाता हुआ आया था भारत के ऊपर कि भारत की रणनीति थी, भारत की सरकार की रणनीति थी कि हमारे एक रीजन को
विरोधी बनाकर एक सेपरेट कंट्री बनाना। तो पाकिस्तान ने इस टाइम पर 3 एक्सेस अलायंस बना ली थी। कौन सी 2 कंट्रीज शामिल थी पाकिस्तान के साथ इस टाइम पर इंडिया के सामने युद्ध लड़ने के लिए? यूएस एंड चाइना। और इंडिया ने फिर किसका सपोर्ट मांगा था? इंडिया ने किसको अप्रोच करा था? रशिया नहीं बोलना चाहिए हमें, रशिया रशिया यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है। क्योंकि रशिया का नाम का जो जन्म होता है वो होता है 25 दिसंबर 1991 को। तो इंडिया ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन यूएसएसआर के साथ साइन करी, जो कि 20 साल के लिए वैलिड थी। इस ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन ने क्या प्रॉमिस करा था शाइनी इंडिया को, कि अगर ये 3 एक्सेस अलायंस चाइना, यूएस या पाकिस्तान अगर इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? वो अपनी वो हाँ, वेरी गुड। तो वो अपनी तौहीन मानेगा, अपनी तौहीन मानेगा। नहीं, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो अलग थी। ये वाली कि सपोर्ट जो है ना इस टाइम पर कि पाकिस्तान एक्सेस अलायंस बनाकर 3 एक्सेस अलायंस बनाकर अटैक ना कर दे, इस टाइम पर ये ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। उसको कहा जाता है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। तो ये जो इवेंट्स है इन सब ने, जो बांग्लादेश का बर्थ हुआ, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो थी और उठ गई। इवन ऑपोजिशन लीडर्स जो थे वो मान गए, क्या नेता है ये, क्या फीमेल लीडर है ये। इनकी जो पार्टी थी, सारे के सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो कि 1972 में हुए, उन सब में विधानसभा में कांग्रेस की सरकारें बन गई। कांग्रेस आर बोलना चाहिए भाई, में उनकी सरकारें बन गई। इनको ऐसा माना गया ये सिर्फ गरीब जनता और अंडर प्रिविलेज जनता की सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर भी है। और ऑपोजिशन कुछ भी हो, चाहे उनकी पार्टी के विरोधी हो चाहे इनके खुद के विरोधी हो, वो इनको मैटर ही नहीं करते थे। क्यों भाई? मैटर इंसान वो करता है जो कोई मुझे कड़ी टक्कर दे रहा हो, ठीक है। इनका स्टेटस और स्टैचर काफी ऊपर हो गया था इस टाइम पर, विद द 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, एक सेंटर में और अब विधानसभाओं में भी कांग्रेस आर की सरकारें बनने लग गई थी। कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी वो रिस्टोर हो गई। कांग्रेस अब पावर में आ गई थी ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट्स। अलग अलग लोग जो थे, अलग अलग सोशल सेक्शंस के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। 4 साल के अंदर अंदर जो चैलेंज जो था इंदिरा गांधी को, जो उनकी खुद की लीडरशिप के तौर पर उनको जो सहन करने को मिल रहा था कांग्रेस के अंदर थ्रू सिंडिकेट्स, वो इन्होंने कंप्लीट तरीके से इरेडिकेट कर दिया, साइलेंट कर दिया। नाउ शी वॉज डिसाइडिंग, यहां कार्टून आपको ये दिखा रहा है कि अब इंदिरा गांधी जब सबको विधानसभा में, मतलब सबको चुनाव में जितवा रही हैं, सब कुछ करवा रही हैं, तो शी वॉज डिसाइडिंग कौन सीएम बनेगा हरियाणा का, कौन बनेगा पंजाब का, कौन बनेगा मध्य प्रदेश का, कौन बनेगा आंध्र प्रदेश का, कौन बनेगा बिहार का। तो क्या हम इसको रिस्टोरेशन कह सकते हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ये चैप्टर गया कैसे कि इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी यहां तक आ गई, लो पॉइंट तक, इधर तक, और उसके बाद इस चैप्टर ने वापस उसको जाकर इससे भी ज्यादा ऊपर उठा दिया। यानी कि ये लाइन इतनी थी यहां पर, अब पॉपुलैरिटी इससे भी ज्यादा हो गई है, इससे भी ज्यादा स्काई रॉकेट हो गई है। ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई पर। किसकी? कांग्रेस की। लेकिन इस बारी कांग्रेस एक नई फॉर्म में, कांग्रेस का जो अब नया फॉर्म है वो है कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी जी की पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, इंदिरा गांधी जी के नाम के साथ एसोसिएटेड है, और अब उनकी खुद की पॉपुलैरिटी भी। तो क्या रियल सेंस में हम शाइनी उनको गूंगी गुड़िया बोल सकते हैं? बल्कि सिंडिकेट को बोलना चाहिए हमें, क्या गूंगे, क्या बोलना चाहिए? गूंगे बुड्ढे। तो राइटर हमारे सामने क्वेश्चन ये पुट कर रहे हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सिस्टम जो है वो रिस्टोर हो गया? इंदिरा गांधी जी ने जो करा
वो ओल्ड कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल तो नहीं था, बट उन्होंने अपनी एक पार्टी को कांग्रेस के नाम से ही री इन्वेंट करा। ठीक है, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी पार्टी की, लेकिन अब ये ऑलरेडी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू पार्टी थी, क्योंकि अब ये जो पार्टी थी, ये इसका जो नेचर था, जो जनता इसको सपोर्ट कर रही थी, वो एक सुप्रीम लीडर के बेसिस पर सपोर्ट कर रही थी, और सुप्रीम लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद थी इस टाइम पर। ठीक है, हालांकि इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी वीक था, लेकिन ये मायने हमारे लिए अर्पित रखता नहीं है मेनली, क्योंकि चाहे कैसा भी था, लेकिन रिजल्ट्स अपने आप में बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं, है ना अर्पित। अब यहां पर कुछ फैक्शंस नहीं थे इस पार्टी में, नई पार्टी में, यानी कि यहां से कोई टूटने के लिए, बिखरने के लिए, कोई उम्र का फर्क हो लीडर्स के बीच में, ये सब नहीं था। अब इस पार्टी को जरूरी नहीं था कि जो डिफरेंट ओपिनियंस और जो इंटरेस्ट है अलग अलग फैक्शंस के, उनको अकोमोडेट करना। इलेक्शंस हालांकि कांग्रेस हार जीत गई, लेकिन अब उसको सपोर्ट हमेशा चाहिए पड़ेगा जीतने के लिए वाइड वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स का, लाइक पुअर पीपल, वेमेन, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी। अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ऑल टुगेदर एक नई कांग्रेस इमर्ज हो गई थी। इंदिरा गांधी ने रिस्टोर कर लिया था कांग्रेस सिस्टम को। कैसे? बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ, कि रहना ही नहीं पुराने परिवार में, नया घर नया आशियाना बसाते हैं। लेकिन अब कुछ नई चुनौतियां भी आएंगी। कांग्रेस, हम ये कह सकते हैं कि जो नई वाली जो कांग्रेस आर थी, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारे के सारे टेंशन और जो कल्फेट जो थे, जो कांग्रेस सिस्टम में जो जाने जाते थे, उसको ऑब्जर्व कर सके। हालांकि कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी की जो पोजीशन थी वो कंसोलिडेट तो हो गई थी, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पर जो कि आज से पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब होता है नेवर नोन बिफोर, नेवर नोन बिफोर, आज से पहले जो चीज कभी देखी ना गई हो, जानी ना गई हो। लेकिन अब यहां पर राइटर एक क्वेश्चन ये पुट करता है कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि आने वाले साल में जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, सिर्फ अपनी पोजीशन और अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करने के चक्कर में जनता से ध्यान भटक जाए श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और उनकी पार्टी का। कैसा हुआ? जी हाँ, हम देखेंगे चैप्टर 7 में बड़े सारे पॉपुलर अनरेस्ट, बड़े सारे स्ट्रगल्स, मास स्ट्राइक्स और ये सब धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ये सब हमें देखने को मिला, क्योंकि इश्यूज देश के सामने फिर से कुछ सालों बाद उभर कर आ गए डेवलपमेंट के और इकोनॉमिक डेप्रीविएशन के, और ये बढ़ते ही चले गए। आने वाले चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने और इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी ने इस चीज़ को टैकल करा। क्या ये टिकी रही, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने फिर से कुछ गलती कर दी, जैसे इन्होंने कांग्रेस को, ये लोकसभा को डिसॉल्व करा। ये सारी की सारी बातें जो हैं हम देखेंगे। क्या लोकसभा को जैसे इन्होंने डिसॉल्व करा था, फिर से इन्होंने क्या ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लिया जो कि इन पे ही बैकफायर कर गया। तो अगला चैप्टर हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको उसको पढ़ाने वाला हूं, द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी। देश में जो पहली आपातकालीन की स्थिति जो लगी, यूजिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ये हम सारी बातें देखेंगे, और क्यों हुआ, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए। कौन था जर्नैल सिंह भिंडरा वाले, कैसे उन्होंने पंजाब में गोल्डन टेम्पल में सुरंग खोदते हुए पाकिस्तान तक जाने का रास्ता बनाया, बंदूकें रखी। इंदिरा गांधी जी का एक्शन क्या था। पवित्र ताल जो गोल्डन टेम्पल का है, जहां पानी भरा रहता है, जहां लोग स्नान करते हैं, वो कैसे खून से भर गया था 48 घंटों के लिए। इतनी ज्यादा तो सेसेसियस मूवमेंट हुई, उसको इंदिरा गांधी जी ने कैसे टैकल करा कि लोग इस कदर बगावत पे उतर आए थे, कोई किसी राज्य के लीडर्स, हमें इस देश के साथ रहना ही नहीं है, ये हिस्सा अलग करो और सेपरेट कंट्री बनाओ। इन विभिन्न चैलेंजेस को इंदिरा गांधी जी ने कैसे देखा, आईएएस की पावर कैसे कम कर दी गई, ब्यूरोक्रेसी से कैसे पावर छीन ली गई,
पॉपुलेशन को प्यार से बताते बताते कि बच्चे पैदा दो ही करो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये करते करते इन्होंने मर्दों के मेन टूल के तार को ही कटवा डाला। अब कर लो बच्चे पैदा। मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। बुराइयां सुनने की आदत नहीं थी तो रातों रात कैसे सभी अखबारों की बिजली काट देना। अखबार विरोध प्रदर्शन पे उतर आए। पहला पेज न्यूज़पेपर्स एंड वेरियस मैगजीन्स एंड जर्नल्स का ब्लैंक प्रिंट होना। क्या थी वो घटना, क्यों हुई, कौन सी थी वो रात जिस टाइम पर पूरे देश के सभी अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि अगली सुबह पेपर प्रिंट ना हो सके और रियल बातें सामने ना आ सके। जानेंगे इन सब चीज़ों को अगले लेक्चर में। ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।